आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समाचार तरंग के एक और अंक में। मैं हूं माधुरी वशिष्ठ। मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि हमारे शरीर हमारे बगीचे हैं, हमारी इच्छाएं हमारी माली हैं। हम जैसा चाहें हमारे शरीर को बना सकते हैं, जैसे हम एक खूबसूरत बाग बना रहे हैं, सुंदर, हरा भरा और फूलों से सुवासित। और ये सब संभव है आहार के जरिए। स्वस्थ, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार। कहते हैं ना, स्वस्थ तन स्वस्थ मन को बनाता है। और इसी उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा परियोजना की ओर से देश भर में इन दिनों राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपोषित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान है। इस माह की थीम है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। और आज पोषण और संतुलित आहार, खास तौर पर बच्चों और महिलाओं के पोषण पर हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध पोषण और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा दुआ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और बातों की शुरुआत हम सबसे पहले इसी से करते हैं कि पोषण माह क्यों मनाया जाता है। साल भर में ये ज़रूरी है कि हम पोषण को वो अहमियत दें, और क्योंकि ये न्यूट्रिशन वीक के नाम से कहलाया जाता था पहले 1 से 7 सितंबर तक, तो उस न्यूट्रिशन वीक की जगह इसे एक पोषण माह का नाम दिया। और जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे पीएम सर का ये जो विजन है टुवर्ड्स एक नरिश्ड इंडिया का, जब हम सब कंप्लीट न्यूट्रिशन से भरपूर रहेंगे तो फिर डेफिनेटली उसको पूरे एक मंथ में, एक पूरे महीने में पोषण माह का नाम देकर उससे सुसज्जित किया गया है। जी, क्योंकि हमने एक संतुलित आहार की बात की, तो जानना चाहूँगी आपसे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि संतुलित आहार एक ऐसी चीज़ है जो सबके समझ में नहीं आती। हमारा भोजन जिसमें सभी तरीके के फूड ग्रुप्स जैसे हम कहते हैं वो होते हैं, और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें अनाज चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स के लिए हमें दालें चाहिए होती हैं, हमारे वसा के लिए हम घी, तेल या हम अपने सूखे मेवों का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारे फल और सब्जियां, जिन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है, जो हमें विटामिन्स और मिनरल देते हैं। तो ये जो खनिज लवण है, इसे सब सोचते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, शायद ज़्यादा काम में नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन दरअसल ये इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आपने कोविड समय से सुना होगा, इम्यूनिटी को बनाने के लिए एकमात्र चीज़ की ज़रूरत है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपने स्पेशली सुना होगा जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जाते थे, विटामिन सी दिया जाता था। तो वो सब सिर्फ इसीलिए ताकि आपके, जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, एक पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन चाह के भी नहीं बना पाएंगे। तो जब हम इन सारे फूड ग्रुप्स और सारे न्यूट्रिएंट्स को मीटअप करते हैं, उसे एक संतुलित यानी कि कंप्लीट बैलेंस डाइट और संपूर्ण आहार का नाम दिया जाता है। संतुलित आहार। जी। तो हमारे जो रोज़मर्रा का खाना होता है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हम शामिल कर सकते हैं। जैसे हम आधी प्लेट, अगर हमारी थाली की बात करूं, तो आधी थाली अगर हमने फल और सब्जियों से भर रखी हो, 1/4 हमारे दालें और 1/4 हमारे अनाज, अगर हम इसी को सारा दिन भर में बांट कर खाते हैं, तो हम अपने पूरे दिन भर की जो हमारी न्यूट्रिशन नीड्स जिसे हम कहते हैं, वो कंप्लीट हम मीटअप कर सकते हैं। और बच्चों के लिए कौन से खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं, तो इधर से उधर भागना, दौड़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ये सब चीज़ें उनके आदत में आ जाती है। और उसी को मीटअप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वसा, सही वसा। यानी कि जैसे अगर हम रोटी दे रहे हैं तो रोटी के ऊपर घी लगा दिया, दाल और सब्जी है तो उसके ऊपर थोड़ा घी। लेकिन अगर आजकल की मैं दौर देखूं तो सब बच्चे फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, तो फिर उस केस में तो नहीं चलेगा। बिल्कुल इतना ज़्यादा वसा होगा तो वो जिसे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी
जी। यानी कि जो हम आजकल देख रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन 2 तरीके का है, एक ओवर न्यूट्रिशन यानी कि ज़्यादा पोषण, और एक अंडर न्यूट्रिशन यानी कि जिसे हम क्वाशिकर मरासमस के नाम से हम प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन रहता है। तो ये 2 चीज़ों अलग अलग हैं, जिसके कारण हमारे पास एक डबल बर्डन है कि पहले तो सिर्फ ये था कि कमज़ोरी ही थी, लेकिन अब बच्चों के अंदर स्पेशली, क्योंकि जो आजकल की हमारी युवा जनरेशन है, इन्हें जंक फूड पे बहुत ज़्यादा, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, एक पैकेट खोला और चिप मुंह में डाला। कितना मुश्किल होता है ना कि आजकल आप गांव में भी जाओ तो वहाँ पे आपको एक केला मिलना मुश्किल होगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल और चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट मिलना आसान होता है जी। तो यही कारण है कि हम कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मीट अप कर पाते। तो क्या क्या रखें बच्चों की प्लेट में? अगर मैं बात करूँ तो दाल, सब्जी, दही, सलाद, ये सारी चीज़ें संपूर्ण भोजन का एक कहते हैं ना विजुअल, एक इमेज होती है, तो वो पिक्चर है। तो जब हम इन सब चीज़ों को साथ में रखते हैं तो वो अपने आप में एक संपूर्ण भोजन हो गया बच्चे के लिए। अच्छा, कहते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जैसे आपने दाल तो बताई, और इसके अलावा हम प्रोटीन के लिए क्या और सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंकुरित मूंग, मोठ, अगर आप सूखे मेवे रख सकते हैं तो वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है उनकी ग्रोथ के लिए। और दाल को कहते हैं कि बदल बदल कर बनाना चाहिए। हाँ। एक ही दाल एक साथ बनाएंगे तो एक ही तरह का बिल्कुल। प्रोटीन आ जाएगा। अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो वो क्या करते थे, 5 दालें इकट्ठे, पंचमेल दाल, फिर राजस्थान का सबसे बेसिक बाजरा, बाजरे की रोटी, बाटी, ये सब चीजें क्यों इस्तेमाल करते थे? वो इसलिए होता था क्योंकि बाजरा आयरन में बहुत अच्छा है। जैसे ही हमने उसे प्रोटीन्स के साथ यानी कि दाल के साथ खाया, और उस पे थोड़ा सा दाल के ऊपर हम नींबू डालते थे पहले के ज़माने में, जब हमने ये सारी चीज़ें लिया, ये मिलजुल कर आपका हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ओके, विटामिन सी भी हो गया भाई, और आपका हीमोग्लोबिन 3 चीज़ों से बना हुआ होता है, आपका आयरन, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी, और उसको बांधने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें हैं तो अपने आप आपको जो हम एक बर्डन, स्पेशली राजस्थान में जब आयरन की डेफिशिएंसी, अनीमिया जिसे कहा जाता है, जब हम इसे देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम इसे मीटअप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ की कैर सांगरी, वो अपने आप में फली है, और उसके अंदर भी इतना अच्छा आयरन है, उसको पका के सही तरीके से, तो वो खाना अपने आप में बहुत ही लाजवाब रहेगा। जी, आपने अभी बात की कि राजस्थान की बात की, तो राजस्थान और पूरे देश की ही बात कर लेते हैं कि पोषण की क्या प्रमुख चुनौतियां सभी के सामने आती हैं? सबसे मेजर है आप किस तरह से खाने को पका रहे हैं, आपके पानी में कितना फ्लोराइड का कंटेंट है, वो एक तो बहुत बड़ा। दूसरा, आज भी जो हम पुरानी रूढ़िवादी, जिसे सुपरस्टिशंस का नाम दिया जाता है, जो उस सोच से, जैसे अगर मैं बात करूँ लैक्टेशन यानी कि जापे वाले समय में, जब एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया होता है, आज के ज़माने में भी ये माँ को पता होते हुए कि जो पहला गाढ़ा दूध यानी कि कोलेस्ट्रम आता है, वो आज भी मदर इन लॉज उसे फेंकवा देती हैं, जबकि वो बच्चा 0 इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है। लेकिन अगर वो उस बच्चे के पास वो कोलेस्ट्रॉम चला गया तो फिर वो तो बच्चे के लिए जीवन दान है ना, कि आप जैसे इस एनवायरनमेंट में आए, आपके पास इतने सारे इन्फेक्शंस हैं, तो आप उन सब से मीटअप कैसे करोगे, कैसे उनसे लड़ोगे? तो बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो 3 से 5 बूंद ही आए, लेकिन उतना भी बच्चे के लिए बहुत है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने सुना होगा तो 1 से 7 अगस्त तक हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। दूसरी, आप जैसे अगर हम आज की बात करें तो मिलेट्स, हम जो हमारे छोटे और मोटे अनाज हैं, इनकी बहुत बात होती है। हम खुद बाजरा डोमिनेटिंग स्टेट है, लेकिन हर जगह बाजरा मिलता नहीं है, लेकिन जहाँ अवेलेबल हो सकता है आपको मिलेट पे बहुत फोकस रखना चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो एक थोड़ा मुश्किल कारण हो सकता है। ठीक है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, माताओं को सही आहार क्या देना चाहिए?
एक तो जो वो रूटीन में भी मतलब आमतौर पे भी जो खा रहे थे उसके अंदर 500 कैलोरीज तो हमें बढ़ानी होती है, साथ के साथ उनके खाने में हमें आयरन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होती है, जिसका मतलब कि हमने अगर हरे पत्तेदार सब्जियां रखी, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, या हमने रोटी बनाने में ही अजवाइन का इस्तेमाल कर लिया, वो मदद करता है आपका लैक्टेशन के लिए। और प्रेगनेंसी के समय लास्ट मंथ में हम एक्चुअली थोड़ा गर्म ऐसी स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स देते हैं ताकि थोड़ा आपके यूट्रस कंट्रैक्शंस बढ़े। उसके अलावा मतलब हमें हरे पत्तेदार सब्जियां और दालों का उपयोग, जैसे दाल पालक हो गया, इसका उपयोग करते हैं तो वो एक ज़्यादा पौष्टिक, क्योंकि हम शुरू से ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती महिला को, हम सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू करेंगे। और जब जो जापे वाली महिलाएं होती हैं उनके केस में हमें आयरन और कैल्शियम दोनों का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है। दूध इसलिए अच्छे से दिया जाता है जापे के समय ताकि मिल्क प्रोडक्शन भी हो, प्रोटीन्स भी मिले और आपका फ्लूइड इनटेक, जो पानी की मात्रा ज़रूरी आपके शरीर में है, क्योंकि तब ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता है, तो वो सब सही मात्रा में जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तो उन महिलाओं के लिए हो गया जिनके पास में सारे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उपलब्ध होंगी। हाँ। जिन लोगों के पास उपलब्ध नहीं है वो क्या ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर सकती हैं? अगर जैसे दाल, अगर उनकी रोटी है तो रोटी को गूंथने के लिए हम दूध इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमने अगेन वही रोटी को फोर्टिफाई कर लिया और उस रोटी का उपयोग करेंगे तो आपके पास प्रोटीन बेटर हो गया, कैल्शियम बेटर हो गया, और हमने उसी के अंदर आपका फ्लूइड भी दे दिया। क्योंकि दूध को कहा जाता था ना पहले के ज़माने में, आपने सुना हो तो कंप्लीट न्यूट्रिशन का सोर्स कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, वसा भी अच्छा है, तो वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन माना जाता है। प्लस साथ में जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है उनके लिए यही कहा जा सकता है कि आप जो भी आपको सब्जी घर में, लौकी, टिंडा, तोरई है आपके पास आसपास में, वो सब्जी का इस्तेमाल करें, रोटी का इस्तेमाल करें, और जितना हो सके, अगर वैसे भी गांव में भी दूध तो मिल ही जाता है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है उनके लिए। ठीक है, बुजुर्गों के लिए कौन से आहार में चीज़ें हमें रखें और क्या क्या सावधानियां रखें? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि बुजुर्गों को खिलाना बच्चों से ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं जब उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ होता है। वहाँ पर भी मैं वही कहूँगी कि वसा की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो, अगर कोई बीमारी है जैसे कि दिल की, तो फिर हमें सोचना चाहिए। जैसे मैं एक दिनचर्या बता देती हूँ बुजुर्गों के लिए, जैसे सुबह उठ के दूध ले लिया, थोड़ा बादाम अखरोट ले लिया, फिर ताकि पार्किंसंस और अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ब्रेन 60% हमारा फैट से बना हुआ होता है, वसा से। तो अगर वसा पूरी नहीं होगी तो हम भूलने लगेंगे और हाथ और पैर थोड़े झनझनाने लग जाते हैं। तो ये दोनों परेशानियां जनरली बुजुर्गों में रहती है। फिर नाश्ते में जैसे उन्होंने कोई सा शीरा ले लिया, लापसी ले ली, या हम देसी आज बात करें तो कोई सी भी एक रोटी ले ली छाछ के साथ, वो भी पूर्ण है। दोपहर को दाल रोटी, सब्जी, सलाद, दही, ये सब चीज़ें ले लिया। शाम के समय फिर से दूध या कुछ सूखे मेवे या भुना चना, और रात के समय प्रॉपर फिर से दाल रोटी सब्जी थोड़े सलाद के साथ। बिल्कुल, और चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखें। इसमें 5 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, आपका खान पान, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना हो कि 10-20 साल बाद आपको चिंता करनी पड़े इतने अच्छे पूरे भोजन पे। दूसरा, आपका व्यायाम। तीसरा, अगर आप पानी पूरा पी सकते हैं, जैसे कि 2 से 3 लीटर का पानी का उपयोग करना। आपकी नींद संपूर्ण होनी चाहिए और आप मेंटली फिट होने चाहिए, चाहे आप मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें, जो भी सही लगता है। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे यहाँ आई और इतनी सारी जानकारियाँ आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। जैसा कि हिप्पोक्रेट्स ने कहा है, चुनना आपको है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन और मेडिसिन बी योर फूड। खाने को अपनी औषधि बनाएं या औषधि को आप अपना खाना बनाना चाहते हैं, दोनों आपके ऊपर है। स्वस्थ रहें, सुपोषित रहें। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।